अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दिया। आज से ठीक 2 रोज पहले जीएचक्यू में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एक अहम शख्सियत की बड़ी मुलाकात हुई, जिसके बाद वो फैसला जो नवंबर 2024 में किया जाना था वो पहले ही लेने का फैसला कर लिया गया और एक अहम शख्सियत को मैदान में उतारने का फैसला भी हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पर्टिकुलरली वो शख्सियत जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करके आई, उसने दौरा किया था, हालात की संगीनी को भांपा था, एक्सचेंज ऑफ नोट्स हुए थे और उसके बाद एक और शख्सियत को केपी के फ्रंट पर उतारने का फैसला किया, जिसके बाद गुमान गालिब है, कभी इम्कानात हैं कि केपी में सियासी सतह के ऊपर भी कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि गवर्नर केपी के और चीफ मिनिस्टर केपी के आपस में वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया में आके डर्टी लिनन धोने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये उनका आपसी मामला है, वो खानदानी मामला है, ये तय कर लेंगे। खैर, कतई नजर इस बात से अब फौज में क्या तब्दीली आई है और उससे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सियासी तब्दीली रुनवा होगी, आज के इस व्लॉग के अंदर इस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज जो बड़ी मानी खेज है, मैंने गुज़श्ता रोज अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन मामलात नुक्ता उरूज पे पहुंचे हैं, ये क्लाइमेक्स है, इसका जो एंटी क्लाइमेक्स है वो भी होना है। यानी एक चीज का जाहिर है एक पैमाना होता है, जब उस पे वो पैमाना छलकता है तो फिर उसके बाद वापसी होना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं को मिडिल वे आता है और उसके बाद फिर नोज डिव हो जाती है। अभी लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन भी मामलात चंद शराइत के ऊपर, कुछ लो और कुछ दो के ऊपर तय पा जाएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब डीजीआईएसपीआर ने और फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कुछ हिंट्स दिए थे और खासतौर पर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि माफी मांग ले तो हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो हुकूमत क्या कह रही है? राना सनाउल्लाह खान साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए हम इमरान खान से ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बल्कि उन मुज़ाकरात के लिए इमरान खान को रिहा करने के लिए भी तैयार हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कौन सी अदालत हो गए? राना सनाउल्लाह साहब के पास क्या इख्तियार है? अगर तो इमरान खान साहब को मुकदमात की वजह से कैद किया गया है, तो ज़ाहिर है अदालत इंसाफ दे और इमरान खान यही कहता है कि मेरे मुझे कोई डील माफ़ कीजिएगा, मुज़ाकरात, एंगेजमेंट, डायलॉग इस शर्त पे इस तरह से नहीं चाहिए कि मेरी रिहाई हो जाएगी। मुझे सिर्फ ये मेक श्योर करें कि अदालतें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए फैसला दें, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। अब राना सनाउल्लाह तो कोई अदालत नहीं है, या हुकूमत या रियासत तो कोई इटसेल्फ कोई ऐसी अदालत नहीं है। अदालत तो एक और इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है रियासत का। तो अदालत ने फैसला करना है, अदालत को फैसला करने दें, इमरान खान रिहा होगा या गिरफ्तार रहेगा, तो ये फैसला अदालत ने करना है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए इमरान खान को रिहा करने के लिए भी तैयार है, तो इससे ये तासुर मजबूत होता है कि इमरान खान साहब के मुकदमात सियासी हैं और सियासी बेसिस के ऊपर उनको हवालात में या जेल में रखा गया है, टू बी प्रिसाइज। अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान की जेल में रहने या कैद रहने या सियासी मुकदमात की कलई तो खोल दी है और आने वाले दिनों में लगता यह है कि हुकूमत के जरिए इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत के जरिए कराएगी और फिर खुद ये बताएगी कि हमने तो किसी से को बात नहीं की। हुकूमत के जरिए से अल्टीमेटली इमरान खान से बातचीत करने की, इमरान खान से डील करने की, इंगेज करने की कोशिश की जाएगी और इस कोशिश की एक कड़ी है। जब कुछ बन नहीं पाया तो अल्टीमेटली इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये मामला तो बड़ी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है और अभी कुछ लोग जो इस चीज को नहीं मानते या मेरी इस बात से इख्तलाफ करते, इख्तलाफ करना उनका जायज हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरी दानिश में ये मामला मुझे बड़ी तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैंने गुज़श्ता रात अपने जो लेटेस्ट व्लॉग, रीसेंट व्लॉग है, उसके अंदर आज़ाद कश्मीर के हंगामी हालात बारे बताया था कि किस तरह अवाम और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या रियासत है वो आमने सामने है, किस तरीके से पुलिस वालों को फेंटी पड़ रही है, कोई पहाड़ से कूद रहा है, कोई दरिया बुर्द हो रहा है, डिप्टी कमिश्नर की पतलून चौक पे लटक रही है, रियासत की पतलून लटक रही है, रियासत नंगी हो रही है और अक़वाम आलम के अंदर हमारी जगहसाई हो रही है। अब गुज़श्ता रात ही जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, जनाब अनवारुल हक साहब,
उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूत पशेमा का पशेमा होना। वो काम जो हमें बहुत पहले करने चाहिए, हम बहुत देर कर देते हैं। कई जाने जाने के बाद, खून बह जाने के बाद, पुलिस वालों के पिट जाने के बाद, डिप्टी कमिश्नर की पतलून उतर जाने के बाद, मासूम बच्ची के शहीद हो जाने के बाद, हमें ये ख्याल आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्टीमेटली आपने घुटने टेक दिए हैं। आपने कहा कि हम आटे और बिजली पर रिलीफ देने को तैयार हैं। मुझे समझ नहीं आती, बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि अभी भी कुछ लोग ये साबित करने में लगे हैं कि ये देखिए, ये अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड है, ये चार्टर ऑफ डिमांड काबिल अमल है या नहीं। यानी कितने मज़े का देखिए, जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो अ, वो कुछ डिमांड कर रहा होता है, कुछ चीज़ें माँग, उसको पता होता है कि सारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। इसलिए वो डिमांड ज़रा हाई हाई नोट के ऊपर सेट करता है, वो बेंचमार्क ऊपर रखता है ताकि इनमें से कुछ तो मानी जाए। जब कुछ लो कुछ दो की बार्गेन की बात हो तो कुछ डिमांड्स तो मेरी मानी जाए। तो जो डिमांड करने वाला है, आप अगर उसकी डिमांड्स को पकड़ के उसको तनकीद करते रहें और उसकी मज़ीद न ज़ख्मों पर नमक-पाशी करते रहें, तो एग्रेशन बढ़ता है। ये सैनिटी प्रिवेल हो, लोग बैठे अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत कर लें, तो मामलात को खुश-उस्लूबी से तय कर लिया जाता है। और रियासत शायद इसमें देर कर रही है और आपने वहाँ पर भी उनको छड़ी से हाँकने की कोशिश की, वो नहीं हाँक सके। अब अनवार उल हक साहब ने जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे लग रहा है कि शायद जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो कहीं न कहीं थमे। लेकिन ये अपनी नकूश छोड़ जाएगा। आप इसको फिज़ल आउट कर भी लेंगे, लेकिन अब की बार जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, उसकी नकूश बड़ी देर तक जो है वो ज़िंदा रहेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ जीएचक्यू में होने वाली मुलाकात की तरफ। जीएचक्यू में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के चीफ माइकल कोरेला की मुलाकात हुई। और माइकल कोरेला की जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर है अमरीकी, वो भी एक हाई हाई ऑफिस से ताल्लुक़ रखते हैं। सेंटकॉम अपने जो ताउन के ममालिक हैं, उनके साथ मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करता है। और अमरीका, आपको पता है कि दहशतगर्दी की जंग की जब बात हो, नेटो की बात हो, तो अमरीका बहुत दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रहता है। अच्छा, अब उन्होंने केपी का दौरा किया और उस सरहदी इलाके का जहाँ पर टेंशन है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के साथ, उसका दौरा भी किया। और फिर एक्सचेंज ऑफ नोट्स हुआ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जीएचक्यू में। उसके बाद अभी जो कोर कमांडर पेशावर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हसन अज़हर हयात साहब, उन्होंने उन वो अगस्त 2022 से कोर कमांडर पेशावर हैं और उनकी रिटायरमेंट नवंबर 2024 में, यानी रवां बरस नवंबर के महीने में होनी है। तो यानी वो नवंबर 2024 तक वो कोर कमांडर रह सकते थे। लेकिन रिटायरमेंट की जो उम्र है, या रिटायरमेंट की जो हद है, वो पहुंची जैसे ही 16 मई को वो हद अचीव हो रही है। तो उन्होंने फैसला किया कि नवंबर 2024 की बजाय उन्हें 16 मई 2024 को चले जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। और वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया, जो नए नामज़द कोर कमांडर पेशावर हैं, कोर कमांडर 11 कॉर्प्स हैं, उन्होंने उनको पहले ही जो है वो अपॉइंट करने का फैसला किया गया। यानी एक तो उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। अब 16 मई को जब हसन अज़हर हयात साहब रिटायर होंगे, तो वो, यानी वो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो जाएगी। वो चार्ज हैंड ओवर करेंगे नोमान ज़करिया साहब को और वो टेक ओवर कर लेंगे। अब नोमान ज़करिया जो हैं, वो मैंने उनके बारे में आपको बताया था, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया, वो उन ब्राइट ऑफिसर्स के दरमियान जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनमें शामिल होंगे, जो नवंबर 2025 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगने के लिए बहुत फेवरेट हैं। और इससे जो फ़ौज जो है, वो एक नई सोच को आप यूँ समझ लीजिए कि बतौर कोर कमांडर पेशावर के फ्रंट पे उतार रही है। और इससे एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इस कॉन्टेक्स्ट में जो माइकल कोरेला की मुलाकात है, वहाँ पर भी कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। और अल्टीमेटली सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एंगेजमेंट थी लेफ्टिनेंट जनरल हसन अज़हर हयात साहब के साथ बतौर कोर कमांडर पेशावर, उसमें भी कुछ तब्दीली रूनुमा होगी। अब देखना ये है कि क्या ये कशीदगी बढ़ती है एस्टैब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, उनके माबैन केपी में, और क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। ये दोनों एस्पेक्ट्स बड़े अहम होंगे और इन दोनों में गुमान गालिब है, इम्कान है कि कुछ तब्दीली आएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।